हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ डॉक्टर MS खान। आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट्स का वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें प्रीवियस लेक्चर्स में आप देखे होंगे वीडियोस। वहाँ पर हमने कूलम्ब्स लॉ बताया था, उसका एप्लीकेशन बताया था, उसके अलावा जो है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में भी बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के हम कोई भी चीज़ अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई होकर के काम करता है वो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के नहीं ऑपरेट हो सकेगा। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम सबको इतना जो है बेनिफिट पहुंचाता है, हम सब इसका यूज़ कर पाते हैं। तो पहले समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, हम सब फोर्स एक दूसरे पे लगाते हैं। दो मास बॉडीज़ के बीच जो फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स जो लगता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये एक वीक फोर्स है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फ़ैन को रोटेट कराना चाहते हैं, उसको चलाना चाहते हैं, उसको मूव कराना चाहते हैं, तो उसे आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उस फ़ैन के ऊपर फोर्स लगाता है। ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग है। हम सब जो फोर्स लगाते हैं, मस्कुलर फोर्स जो हम सब लगाते हैं, उससे भी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो जो फोर्स इलेक्ट्रिक फ़ैन को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है, उस फोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का होना बहुत ज़रूरी है, मैग्नेटिक फील्ड का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज जो टॉपिक है वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक फील्ड है, एक रीजन है जो किसी गिवन चार्ज बॉडीज़ के चारों तरफ, किसी चार्ज बॉडी के चारों तरफ क्रिएट होता है, और उस फील्ड से एक फोर्स जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ये फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रीजन और a space by which electrostatic force produces, which is a very strong force, and electricity में हम सब इस फोर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं। तो कोई भी चार्ज बॉडी होगा, चाहे वो रेस्ट में होगा, चाहे वो मोशन में होगा, या चाहे वो एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, वहाँ पर उस चार्ज बॉडी के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्रिएट होता है तो उससे एक फोर्स जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं वो भी क्रिएट होता है। ये फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको प्रोड्यूस करना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के लिए स्टूडेंट्स आपको किसी बॉडी को चार्ज करना पड़ेगा। अभी आपके चारों तरफ जो बॉडी है वो अनचार्ज है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो उसको चार्ज करने के लिए आपको रब करना पड़ेगा। सपोज़ करो कि ये पेन है, प्लास्टिक का है, इसको हेयर के साथ रब करेंगे, इस पेन के ऊपर चार्ज डेवलप करेगा। हेयर के ऊपर भी उतना ही इक्वल चार्ज अपोजिट साइन में डेवलप करेगा जितना इस पेन के ऊपर हो रहा है। अब जब ये बॉडी चार्ज हो गया, यानी ये पेन चार्ज हो गया, तो चार्ज बॉडी के चारों तरफ एक फील्ड बनेगा, और उसी फील्ड को हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्रिएट हो रहा है, वो जनरेट हो रहा है, और हम सब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत जगह पे हम लोग क्या करते हैं, फ़ायदा लेते हैं। इससे हमारा बेनिफिट है, और इसीलिए हमें किसी बॉडी को चार्ज में बदलना पड़ेगा। बदलते हैं चार्ज में, इसलिए बदलते हैं ताकि हमें उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सके, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं वो मुझे मिल जाए।
लगातार अगर हम फोर्स लगाएंगे, मस्कुलर फोर्स, कुछ देर के बाद टायर्ड हो जाएंगे, थक जाएंगे, फिर वो फोर्स धीरे धीरे हो सकता है रिड्यूस होता चला जाएगा, मस्कुलर फोर्स। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो हम स्विच ऑन करते हैं और सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में, वो कंटिन्यू जो है फोर्स वर्क करता है, कंटिन्यू फोर्स जो है उस बॉडी के ऊपर वो एक्ट करता है। तो कंटिन्यू और स्ट्रॉन्ग फोर्स अगर आपको चाहिए किसी बॉडीज़ के ऊपर, उसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए स्टूडेंट्स आपको बॉडी को चार्ज करना होगा। आप पढ़े होंगे इससे प्रीवियस लेक्चर्स में कि बॉडी को चार्ज करने के 3 तरीके हैं। एक बाय द फ्रिक्शन, यानी 2 बॉडी को एक दूसरे के साथ घर्षण करेंगे, रब करेंगे, ठीक है, तो उससे दोनों बॉडीज़ के ऊपर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और वो चार्ज जब बन जाएगा, यानी उस बॉडी पे चार्ज आ जाएगा, यानी वो बॉडी चार्ज्ड बॉडी कहलाएगा, तो उसके चारों तरफ एक स्पेस बनेगा, जो स्पेस को हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से एक फोर्स है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। बहुत तरह का नेचर में फोर्स है, आपको पता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नेचर उसमें न्यूक्लियर फोर्स है। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग है वो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और आप देखते होंगे कि 2 छोटे से बिट ऑफ पेपर ले लें, 2 बिट्स ऑफ पेपर ले लें, छोटा छोटा कागज़ का टुकड़ा ले लें, उसको नज़दीक में रखें, एक दूसरे को भी फोर्स तो लगा रहा है लेकिन खींच नहीं पाता। लेकिन अगर आप पेन को सर से, हेयर से रब करते हैं, ड्राई हेयर होनी चाहिए, तो रब करेंगे तो ये बॉडी यानी पेन के ऊपर चार्ज आएगा और उस कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएंगे जो पहले एक दूसरे को नहीं खींच रहा था। अब ये पेन उस छोटे से पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो पहले जो 2 पेपर के बीच में या पेन और पेपर के बीच में फोर्स लग रहा था, पहले जब रब नहीं करेंगे तब हेयर से, तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स पता चल रहा है कि वो वीक है, क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जब रब कर दिया पेन को और उसको उस कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो देखिएगा वो छोटे सा पेपर जो है वो खिंचता हुआ चला आएगा उस पेन के ऊपर। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक बड़ा सा फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स क्रिएट हो रहा है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग है, तभी तो वो पेपर जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है उस पेन के जरिए। तो यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और ये फोर्स तब तक काम करेगा जब वो एक रीजन में होगा। वो जो पेपर रखा हुआ है, वो पेपर उस पेन के कुछ ही डिस्टेंस पर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। थोड़ी डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो शायद वो अट्रैक्ट नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज बॉडी से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कुछ ही डिस्टेंस तक के लिए हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो फोर्स है वो एक रीजन में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एक फील्ड के जरिए हो रहा है। और चार्ज बॉडी के चारों तरफ जिस फील्ड से ये फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसी को स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी प्रोड्यूस होगा बॉडीज़ के चारों तरफ, वो उस बॉडी, चार्ज बॉडीज़ के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड या इनवर्ड होगा। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट चार्ज के नेचर के ऊपर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वो दिख रहा है नॉर्मली आउटवर्ड, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपने चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसका डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड होगा। और उसी का अपोजिट अगर नेगेटिव चार्ज लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, अगर सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है तो सेम मैग्नीट्यूड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है स्टूडेंट्स वो नॉर्मली इनवर्ड होगा। तो आप इस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, जो फिगर हम आपको यहाँ पर दिखाए हैं, वो ये है कि इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ जो इस तरह का सर्किल बनाया है डॉट डॉट डॉट, वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। और दोनों तरह का चार्ज यहाँ पे दिखाए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा निगेटिव चार्ज है।
पॉजिटिव चार्ज से स्टूडेंट नॉर्मली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज जो अगर है तो उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो नॉर्मली इनवर्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आया। मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। आप अगर यहाँ देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक कॉम, यानी जो आप कंघी करते हैं हेयर को, या एक पेन, ठीक है, जिसको सिर से रब करते हैं, तो उस पेन जो चार्ज में बदल गया, उस चार्ज बॉडी के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है। यूनिट बताएंगे आगे कैसे आया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम के चारों तरफ, या चार्ज बॉडी जो पेन के रूप में ले रहे हैं, हेयर से रब करने के बाद जो उसके ऊपर चार्ज आ रहा है, उसके चारों तरफ, उस पेन के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड 10⁻³ यानी 1000 न्यूटन पर कूलम होता है। आप समझ रहे हैं कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ऑटोमेटिक है कि किसी चार्ज बॉडी जो रखा हुआ उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उस पर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करेगा। वो फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे कहलाता है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉपियर ड्रम, यानी जो जिरोक्स कराते हैं, आप फोटोकॉपी कराते हैं, तो फोटोकॉपी मशीन जो उसका ड्रम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁵ न्यूटन पर कूलम क्रिएट करता है। और उतने फोर्स से कम उतना फोर्स 10⁵ न्यूटन पर कूलम जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इससे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसी फोर्स की वजह से वो जो पेपर पे लिखा हुआ होता है वो दूसरे जो वाइट पेपर पे आकर क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है, अट्रैक्ट कर लेता है उसका जो लिखा हुआ है दूसरे पेपर पे, ड्यू टू चार्ज की वजह से। और चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो कॉपियर ड्रम है उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अगर बात करें घर में जो वायरिंग किया हुआ है, वायर के थ्रू या कॉपर वायर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 10⁻² न्यूटन पर कूलम है। 10⁻² न्यूटन पर कूलम। ये जो वायरिंग में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, उस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ 10⁻² न्यूटन पर कूलम होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए ज़रूरी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक फोर्स जो है ये क्रिएट कर रहा है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो उम्मीद है आप यहाँ पर उसका डेफिनेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आप समझ चुके होंगे कि द रीजन अराउंड ए गिवन चार्ज बॉडी विच एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्टेड नॉर्मली आउटवर्ड एंड इनवर्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस। मैंने बताया अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्मली इनवर्ड या आउटवर्ड होगा उस चार्ज बॉडी के। ये डिपेंड करता है कि वो चार्ज बॉडी पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव है स्टूडेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके नॉर्मली आउटवर्ड होगा, और अगर चार्ज निगेटिव है तो वो नॉर्मली इनवर्ड होगा। क्लियर है। अगर ये बोर्ड को हम लोग चार्ज में बदल दें, सपोज करें कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा इस बोर्ड के, यानी आप अगर बैठे हैं क्लास में तो आपकी तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर ये बोर्ड पे चार्ज निगेटिव आ रहा है स्टूडेंट, तो निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपसे दूर होगा, वो इनवर्ड होगा इस बोर्ड के। तो उम्मीद है आप इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा। मैग्नीट्यूड आप समझ गए, डायरेक्शन के बारे में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया, लेकिन फार्मूला क्या है, कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे, या हम लोग उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज बॉडी रखते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना काम करेगा, वो सब चीज़ें अब यहाँ जो है जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट इसको मिटा देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये
अगर हम लोग बात करें यूरेनियम, यूरेनियम जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इस यूरेनियम के सरफेस पर, यूरेनियम के सरफेस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराया जाए, यूरेनियम एक एटम है या एलिमेंट कहिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इसके सरफेस पर अगर चार्ज पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, यूरेनियम है ये, ठीक। एटॉमिक नंबर अगर देखिएगा तो 92, मास नंबर जो है वो 230 सपोज करो 7 है, क्योंकि 237 बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव इसलिए क्योंकि ये अनस्टेबल है, तुरंत के तुरंत जो है ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो यूरेनियम के आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 236, 237, 238, इस तरह से। लेकिन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अगर है, अनस्टेबल है, तो 237। तो यूरेनियम के इस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे ऑन द सरफेस पे, ऑन द सरफेस ऑफ यूरेनियम पे देखा जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है स्टूडेंट 10 टू द पावर 21 न्यूटन पर। क्लियर है? ये बहुत बड़ा वैल्यू है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और उसके सरफेस पे कुछ रखिएगा चार्ज बॉडीज को तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से उसको क्या करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज रखिएगा तो बहुत तेज़ी से रिपेल करेगा, बहुत तेज़ी से उसको ठेलेगा। अगर नेगेटिव चार्ज इस पे रखिएगा तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो बहुत अनबैलेंस्ड है और ये अनस्टेबल भी है यूरेनियम। अगर हम लोग बात करें एयर में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एयर है हम लोग के चारों तरफ एटमॉस्फेयर का, तो हम लोग अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आप ये समझो कि बिजली जो है आज की डेट में रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा जो है स्पार्किंग होता है ना, लाइटनिंग दिखता है आपको। तो इलेक्ट्रिक जो डिस्चार्ज होता है एटमॉस्फेयर में होता है। कहाँ होता है ये? एटमॉस्फेयर में होता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो ये नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन एटमॉस्फेयर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो वहाँ पर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम, 10 लाख न्यूटन पर कूलम, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज से रिलेट करेंगे, ठीक है, अभी जो हम लोग फ़ैन चालू किए हुए हैं, एसी स्टार्ट करते हैं, तो उसको स्टार्ट करने के लिए वोल्टेज देना पड़ेगा ना। कितना देते हैं घर में? 220 से 250 वोल्ट तक, और ये सब ऑपरेट हो जाता है। यहाँ जो डिस्चार्ज हो रहा है, बिजली जो गिरता है बारिश के समय में, और आप सुनते हैं न्यूज़ में कि बहुत सारे लोग जो है डेथ कर गए, क्योंकि वहाँ पर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्चार्ज जो हो रहा है एयर वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम, 10 लाख न्यूटन पर कूलम। और इसी को वोल्टेज के साथ अगर जोड़ दीजिएगा तो उसके लिए फार्मूला है E इंटू DR। आगे इस पे बात करेंगे। DR जो है वो डिस्टेंस है दो लेयर के बीच का। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और डिस्टेंस दोनों लेयर के बीच में DR है, तो उसका जो वोल्टेज है ये dV, उसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसी का वैल्यू पुट कर दें 10 टू द पावर 6, और DR मान लिया 1 मीटर है, तो -10 टू द पावर 6 वोल्ट आएगा। क्या इससे समझ में आया कि जो लाइटनिंग है, जो बिजली गिरता है या लाइटनिंग जो दिखाई देता है स्पार्किंग वहाँ स्काई में, वो एटमॉस्फेयर में होता है, और वहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम है। और अगर वहाँ पर लेयर जो जहाँ पर ये लाइटनिंग हो रहा है अगर 1 मीटर के बीच में हो रहा है ये, तो वोल्टेज जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 10 टू द पावर 6 वोल्ट होगा, यानी 10 लाख वोल्ट यहाँ पर भी क्रिएट हो रहा है। ये बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का।
इसी वजह से जहाँ पे ये गिरता है वो ख़त्म हो जाता है। करंट को छूते हैं तो 220 वोल्ट में ही जोर का झटका लगता है, और यहाँ 10⁶ वोल्ट का अगर करंट मिलेगा तो झटका लगेगा या झटाक से ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए इससे बचना चाहिए। बारिश के समय में बाहर नहीं होना चाहिए, आउटडोर नहीं होना चाहिए, ताकि हो ना हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चार्ज बॉडी जो है नीचे आ जाए। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हम जो बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को किसी पॉइंट पे मेजर करेंगे तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर है? इट इज द strength of electric field at given point। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो लिखा है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर को बताता है, उसके स्ट्रेंथ को बताता है किसी पॉइंट पे। अब ये कहाँ पर कैसे बताएगा, कितना होगा, इसको अगर समझना है तो एक चार्ज बॉडी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। चार्ज बॉडी यहाँ पर मान लिया जाए कि पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरा एक चार्ज बॉडी यहाँ पे रख देते हैं, ये भी पॉजिटिव। अगर वैल्यू यहाँ दिखा देते हैं तो यहाँ पॉजिटिव क्यू कह देते हैं कैपिटल में, और यहाँ जो है पॉजिटिव क्यू नॉट है। यानी इस P पॉइंट पे मुझे पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है, ये वाला चार्ज कोई भी होगा क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है। यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो चार्ज है प्लस क्यू जो कैपिटल में लिख रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड में इस प्लस क्यू नॉट से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी अगर यहाँ पर कहें कि क्यू जो है वो बहुत बड़ा है, किससे, क्यू नॉट से, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे उसी को कंसीडर करेंगे। अगर इस चार्ज को बहुत ही स्मॉल लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो सकता है लेकिन इसके मुकाबले कम होगा, बहुत वीक होगा, इसलिए इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड के साथ है इन द कंपेरिजन ऑफ कैपिटल चार्ज क्यू। ठीक है, तो अब देखते क्या है कि ये जो है इस क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो कहा क्या कि जो फोर्स इस क्यू नॉट के ऊपर लग रहा है, तो अगर इसका यूनिट मान लिया 1 है, तो कहा कि पर यूनिट चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी पॉइंट पे लग रहा है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। डियर स्टूडेंट, ये समझिए कि फोर्स ये जो दिखा रहे हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। किससे लग रहा है, इस चार्ज से। किसके ऊपर लग रहा है, इस क्यू नॉट के ऊपर। तो ये जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे लगा रहा है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे लगेगा, इसका मतलब है कि वहाँ पे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को, उसके पावर को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह रहे हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ गिवन क्यू नॉट चार्ज
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इस क्यू नॉट चार्ज पे कितना लग रहा है उससे पता चलेगा। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस क्यू नॉट पे स्ट्रांगली एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस P पॉइंट पे निकालेंगे तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पर निकालेंगे तो वो E से अगर शो किया जाए तो वो F बाई क्यू नॉट से पता चलेगा, यानी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है स्टूडेंट उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, और जो लगा रहा है उसको हम लोग सोर्स चार्ज कहते हैं। तो कैपिटल Q वाला जो चार्ज है वो यहाँ पे सोर्स चार्ज कहलाएगा, और स्मॉल q नॉट जो चार्ज है वो टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है वो मेज़र करते हैं। सोर्स चार्ज इसलिए कह रहे हैं कि ये फोर्स कितना लगा रहा है उस क्यू नॉट के ऊपर, इसलिए इसे सोर्स चार्ज कहते हैं। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे पता करेंगे? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर क्यू नॉट का वैल्यू 1 कर दिया जाए, जो यहाँ लिखे हैं 1 यूनिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर F हो जाएगा। यानी किसी गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा, जब वहाँ पे जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है वो चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज के रूप में रखा हुआ है। यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस चार्ज पे लगेगा इसका मतलब वहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जितना वीक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसका मतलब है वहाँ पर जो चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो भी वीक होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? आप इसको देखिए। अब आपको बताते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। फोर्स भी यहाँ पर क्या है? वेक्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोई भी किसी तरह का फोर्स होगा वो वेक्टर ही होगा। और यहाँ जो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये वेक्टर है। और वेक्टर अगर है तो इस चार्ज से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन जिस पे लग रहा है वो इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस टेस्ट चार्ज पे लग रहा है उसी डायरेक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज ऑल्सो डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर हम लोग इन अ वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, अगर हम चाहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर के रूप में लिखें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, और वो यहाँ पर E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। इसको अगर हम लोग दूसरी तरीके से इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्यू नॉट है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल है। तो यहाँ पे हेयर क्यू नॉट इज वेरी स्मॉल है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड जो E होगा उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, F बाई क्यू नॉट, जहाँ पर लिमिट है डेल्टा, या लिमिट जो है क्यू नॉट टेंस टू 0। अगर ये वेक्टर है तो ये वेक्टर। तो E इज इक्वल टू लिमिट के साथ हम लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू नॉट बहुत ही स्मॉल है, 0 नहीं है, 0 से बड़ा है लेकिन नेग्लिजिबल है इन द कंपैरिजन ऑफ कैपिटल चार्ज Q।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। अगर डायरेक्शन देखेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से फोर्स जो लग रहा है इधर लगेगा, नॉर्मली आउटवर्ड, अभी हम बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव के आवे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही होगा, और अगर साइन नेगेटिव हो गया चार्ज का तब क्या होगा, तो नेगेटिव चार्ज अगर हो गया फोर्स भी बदल जाएगा, इसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा, लेकिन गिवन डिस्टेंस पर अगर निकालना है तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, ये भी बदल जाएगा। बता चुके हैं आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, नॉर्मली आउटवर्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो डायरेक्टेड नॉर्मली आउटवर्ड व्हेन चार्ज इज टेकन as positive. But in case of negative charge, electric field is directed normally inward towards the negative charge, and also electrostatic force is directed along the direction of electric field. बात समझ में आया होगा कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, या जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उससे लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी उसी डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप यहाँ देख रहे हैं। अगर पॉजिटिव है तो इधर है फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है, नेगेटिव है, दोनों के डायरेक्शन चेंज होगा। तो मैग्नीट्यूड हम लोग F बाई क्यू नॉट से फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और डायरेक्शन जो है वो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव होगा तो अवे होगा, नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों का डायरेक्शन यहाँ पर सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उधर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा। आगे आप पढ़ेंगे कि बाहर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर रहे हैं और उसके अंदर चार्ज रखेंगे तो अब फोर्स क्या होगा, तो वहाँ पर स्टूडेंट हम लोग समझेंगे, यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेकिन जब भी किसी चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तो उससे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप करेगा दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो यहाँ पर E बराबर F बाई क्यू नॉट से मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर बताते हुए चले कि हम लोग किसी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकालना चाहें तो उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं स्टूडेंट। और उसके लिए हेडिंग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज जो इधर बनाए थे Q ही ले लेते हैं, इसका वैल्यू को पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। पॉजिटिव लिया इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज बॉडी को रख दिया Q नॉट, और इसके बीच का डिस्टेंस R, क्लियर। तो ये जो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये जो क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी डायरेक्टेड होगा इसी डायरेक्शन। और हम चाह रहे हैं क्या कि P पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें। डायरेक्शन तो पता है कि इधर से इधर है, अगर ये पॉइंट को A मान लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन AP हो गया, फोर्स का भी डायरेक्शन AP है अगर चार्ज पॉजिटिव है तो स्टूडेंट्स देयर आर टू गिवन चार्ज पार्टिकल्स as Q and Q naught, which are separated by distance small r. The force exerted between Q, capital Q and Q naught, which is equal to F, and F is equal to
के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे, के क्यू नॉट और बाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट किस डायरेक्शन में है ये, तो अलोंग ए पी कह सकते हैं, उधर शायद नहीं दिख रहा होगा तो नीचे लिख देते हैं अलोंग ए पी। यानी ये जो F है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन टू गिवन चार्ज पार्टिकल्स, और मुझे फाइंड आउट करना है कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पर क्या होगा, E बराबर फार्मूला है F बाई क्यू नॉट। F जो है वो यहाँ पर ये है, लिखेंगे के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये F की जगह पे लिखा, डिवाइडेड है यहाँ पे क्यू नॉट से। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए F बाई क्यू नॉट, F की जगह पे यहाँ से पुट करेंगे और क्यू नॉट है, या क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हुआ, कैंसिल। तो क्या दिख रहा है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैपिटल Q इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसके स्ट्रेंथ को, उसके पावर को, उसके इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस P पॉइंट पे, यानी इस चार्ज से R डिस्टेंस पर जो हो रहा है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन ए पी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन उधर ही होगा, तो लिख सकते हैं अलोंग ए पी। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है इस इक्वेशन में कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यहाँ से ये सब हटा देते हैं, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, आप देख रहे हैं इस फार्मूला में कि के क्यू बाई क्या है, आर स्क्वायर। ई जो है वो डिपेंड कर रहा है, अच्छा ये जो आपका के है ये तो आपको पता है, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू है एयर में जब चार्ज पार्टिकल होगा तो 9 × 10⁹ क्यू बाई आर स्क्वायर। बताना ये चाह रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो के तो कांस्टेंट है 9 × 10⁹, ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, क्यू के ऊपर और आर के ऊपर। ठीक है, ये डिपेंड नहीं कर रहा है स्मॉल क्यू के ऊपर जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन अ टेस्ट चार्ज पार्टिकल, बट इट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट चार्ज पार्टिकल और बॉडीज, and also depend on the distance of the point of observation। क्लियर है, यानी Q और R के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है। R जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन टू गिवन चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, R मान लिया बढ़ाते जाएंगे, ऑटोमेटिक है कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो डिस्टेंस के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज करेगा, लेकिन अगर डिस्टेंस को कम करेंगे तो उसका इन्वर्स होगा, उल्टा होगा, बढ़ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड वाइस वर्सा। कह सकते हैं घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। ये भी ध्यान रखना है कि ये किस रेशियो में घट रहा है और बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा आप कि ये जो दिखा है इक्वेशन के क्यू बाई आर स्क्वायर, उसमें ई जो है वो आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर का ही नहीं बल्कि आर स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और पॉइंट चार्ज जो है सोर्स चार्ज से बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये इलेक्ट्रिक
फील्ड, यानी R अगर सपोज करते हैं स्टूडेंट कि बढ़ जाता है, सपोज करो कि R जो है वो डबल हो जाता है, 2 टाइम्स मान लिया इंक्रीज कर जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर जाएगा, R की जगह पे 2 टाइम्स तो 2 लिखा और उसका स्क्वायर है, क्या दिख जाएगा 1/4। तो 1/4 क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अगर डिस्टेंस 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, कितने से, सॉरी बाई 4 टाइम्स। यहाँ डिक्रीज लिखा हुआ है, 1/4 का मतलब डिक्रीज कर रहा है, कितना गुना डिक्रीज कर रहा है, 4 गुना। तो इस तरह से हम लोग समझ पाए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है और किस तरह से वो उसका जो मैग्नीट्यूड है चेंज करेगा। अगर हम लोग इसके स्लोप को देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और R डिस्टेंस का, तो कैसा दिखेगा, पता है कि R² है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ दुगना करेंगे अगर डिस्टेंस तो ये वाला 1/4 गुना हो जाएगा, 4 गुना घट रहा है यहाँ पे। तो हम लोग इसको देख क्या रहे हैं कि R के बढ़ने से E डिक्रीज कर रहा है। तो आपका ये जो स्लोप है वो ये ही दर्शाता है कि E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर्स फ़िलहाल यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड और भी टॉपिक का, लेकिन जाते जाते जो है एक क्वेश्चन जो है दे जाते हैं, आप इसे ट्राई करेंगे, बनाएंगे और कमेंट बॉक्स पर YouTube के चैनल पे जाकर आंसर भेजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है आप इसको नोट कर लीजिए। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at 3 meter from a point charge of 200 माइक्रोकूलम। आप आंसर भेजिएगा, आपको हम फिर उसके अगले दिन बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।